अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम आज दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और ये मॉडल पेपर है आपके हिंदी साहित्य कक्षा 12 का। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर हमने हल कर लिया है और आपने भी अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। यदि आपने वो पहला मॉडल पेपर नहीं देखा तो जरूर देखें और उसके बाद ये दूसरा मॉडल पेपर करें। सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम का पूरी तरह से रिवीजन करें, उसके बाद ही आप ये मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको फायदा होगा। अनिवार्य हिंदी के भी मॉडल पेपर हमने उपलब्ध करवाए हैं। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये मॉडल पेपर बोर्ड के जो पाठ्यक्रम विभाजन और अंक विभाजन के आधार पर ही बना रखे हैं। ब्लूप्रिंट का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। 3.25 घंटे का आपके अर्धवार्षिक का पेपर होगा, 70 नंबर का आपके ये पेपर होगा। कुछ निर्देश हैं, बार बार इन निर्देशों को हर पेपर में लिखा जाता है ताकि आप इनका पालन कर सकें। सबसे पहले प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और उत्तर को आपके जो भी प्रश्नों के उत्तर है उनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिनके आंतरिक खंड है उन सबके उत्तर एक साथ लिखना है और प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना और वही क्रमांक रखना जो पेपर में है। खंड है, शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले प्रश्न में कि मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? काशीनाथ रहते थे, भारतेंदु, शुक्ल या प्रेमगन? तो इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र रहते थे जो मिर्जापुर में रहते थे। और ये प्रेमगन की छाया स्मृति जो पाठ है, प्रेमगन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संस्मरणात्मक निबंध है। प्रेमगन की छाया स्मृति। संवदिया कहानी के अनुसार बड़ी बहू क्या खा करके जी रही थी? चावल, चूड़ा, गेहूं, बथुआ, साग, मोटा अनाज। बड़ी बहू की स्थिति बड़ी दयनीय थी और उसी से परेशान होकर के उसने अपने माई के जो संवदिया था उसके माध्यम से संदेश पहुंचाया था, हरगोविंद संवदिया के माध्यम से, क्योंकि वो उस दयनीय स्थिति में बथुआ साग खा करके जीवन यापन कर रही थी। तो स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बड़ी बहू की जो माँ थी उसने संवदिया के साथ दही चूड़ा भेजा था, दही चावल का चूड़ा उनके साथ भेजा था अपनी पुत्री के लिए। देवसेना किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से, अजातशत्रु से, कार्नेलिया से, स्कंदगुप्त से? तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना का गीत आपके पहला पार्ट लगा रखा है। देवसेना का गीत जो स्कंदगुप्त नाटक का अंश है और जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के कवि हैं वो इस नाटक के रचनाकार है, उसी का अंश यहाँ संकलित किया गया है। तो स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती थी। स्कंदगुप्त के द्वारा जब उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो देवसेना हताश और निराश हो गई और इसकी वेदना का वर्णन इसमें किया गया है। 12 मासा का अंश जायसी की किस रचना से लिया गया? पद्मावत से, रामचरितमानस से, पदावली से, गीतावली से? 12 मासा का अंश जायसी की पद्मावत रचना से लिया गया है, जिसमें 12 महीनों में जो रानी नागमती है उसके वियोग का वर्णन है और अपने यहाँ 4 महीनों में नागमती के वियोग का वर्णन संकलित है। सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? गोदान का, अंधा युग, रंगभूमि, निर्मला? तो सूरदास की झोंपड़ी मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि। दलित और शोषित जनों की व्यथा का इसमें अंकन है। दलित और शोषित जनों की जो व्यथा है, पीड़ा, उसका अंकन है और सूरदास उसका नेतृत्व करने वाला एक भिखारी है। कोइया किसे कहते हैं? कमल को, कुमुद को, सांप को, हरसिंगार को? कोइया कहते हैं कुमुद को। वह वाला ऑप्शन सही है। जो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी का जो अंश लगा रखा है आत्मकथा का, नंगा तलई का गांव, उसमें विभिन्न फूलों का वर्णन किया है। एक तो फूलों का वर्णन यानी पुष्पों का वर्णन किया है और एक सांपों का वर्णन किया। तो सबके नाम आपको ध्यान होने चाहिए।
यहाँ ये कुमुद एक पुष्प है जिसे कोइया भी कहते हैं, कोका बेली। फिर अगला प्रश्न देखिए, बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक के अनुसार आंख आने पर किसका दूध लगाया जाता था? कुमुद का, कमल ककड़ी का, सत्यानाशी का, हरसिंगार का। तो आंख आने पर जो दूध लगाते थे वो सत्यानाशी का लगाते थे, सत्यानाशी का दूध लगाते थे। बरबंडा भी इसको कहते हैं, बरबंडा भी इसका दूसरा नाम है। ये भी बिस्कोर की माटी पाठ से ही है। अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता आलेख किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? हिंदुस्तान जागरण में, जनसत्ता में, हिंदी की दुनिया में, नई दुनिया में। तो ये जो आलेख है ये सबसे पहले तो आप देखिए प्रभाष जोशी का आलेख है। किसका? प्रभाष जोशी, जो जनसत्ता अखबार में प्रकाशित हुआ था। कागद कारे, कागद कारे ये एक स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख के आधार पर ये इस जनसत्ता अखबार में प्रकाशित हुआ था और अक्टूबर 2006 में जो अंश है वो यहाँ अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पत्रकारों का समूह जहां समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं, बीट कहते हैं, रिकॉर्ड रूम, ऑफिस, उसे कहते हैं डेस्क। सभी पत्रकार जो अलग अलग विषय के पत्र समाचारों को संकलित करते हैं उनकी अलग अलग डेस्क होती है। जैसे किसी की खेल डेस्क हो सकती है, किसी की व्यापार और अर्थ जगत वाली डेस्क हो सकती है, किसी की पेज 3 जो फिल्मी वाला पृष्ठ आता है उसकी डेस्क हो सकती है, किसी की पर्यावरण डेस्क हो सकती है। नाटक को कौन सा काव्य माना गया जो अपना प्राचीन जो साहित्य है उसमें नाटक को कौन सा काव्य माना गया? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य। तो उसमें नाटक को दृश्य काव्य माना गया। 2 प्रकार के नाटक माने गए हैं, एक तो श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। तो नाटक आपका दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? सरल, सहज और आम बोलचाल की, क्लिष्ट और दुरु, अलंकार युक्त, संस्कृत निष्ठ। तो जाहिर सी बात है कि विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज और आम बोलचाल की, सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 3, 2। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया आपके पूर्णकालिक, दूसरा हो गया आपके अंशकालिक और तीसरा हो गया आपके स्वतंत्र, जिसे हम फ्रीलांसर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला है जो आपके काव्यांग परिचय है। उसमें से 6 रिक्त स्थान पूछे जाने हैं जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार ये टॉपिक लगा रखे हैं। पहला रिक्त स्थान देखिए, गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो मधुरता उत्पन्न कौन से काव्य गुण में होती है? तो माधुर्य काव्य गुण में। तो माधुर्य जो काव्य गुण है उसके कारण मधुरता उत्पन्न होती है। इसका मतलब भी होता है मिठास। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहा जाता है? जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं काव्य दोष। छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम, विराम का मतलब हो गया रुकना, ठहरना, आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यति, रुकना, यति। कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कुंडलियां छंद 2 छंदों के मेल से बनता है और कुंडली मारना दोहरो काम, ये ट्रिक हमने याद कर रखी है। कुंडली मारना दोहरो काम मतलब एक तो बन गया दोहा और एक बन गया रोला। तो शुरू की 2 लाइनें दोहा की होती है, 4 लाइनें रोला की होती है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यानी हर चरण में 24 मात्राएं होती है। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी उपमेय का उत्कर्ष दिखा रहे हैं तो उपमान को क्या बता रहे हैं? हीन बता रहे हैं। और ऐसा होता है प्रतीप अलंकार में, क्योंकि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर आप देखेंगे तो माला उठा ली गई है लेकिन प्रेम के कारण पहना ही नहीं जा रही है। मतलब कारण तो है पर काम नहीं हो रहा है, और जब कारण उपलब्ध और काम नहीं होता तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है।
ये विभावना का उल्टा होता है। विभावना में कारण होता, कारण नहीं होता और काम हो जाता है। विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी काम नहीं होता, या माला उठा ली गई लेकिन पहना ही नहीं जा रही है। तीसरा प्रश्न आपके अपठित गद्यांश का आता है। इस गद्यांश को आपको 3 से 4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है और इसका अर्थ निकालने की कोशिश करना है कि ये जो गद्यांश किस के केंद्र में लिखा गया है, यानी इसका शीर्षक क्या हो सकता है। पहला प्रश्न आपका है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो भारत की प्राकृतिक संपदा का यहाँ वर्णन किया गया है, तो हम लिखेंगे भारत की प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन। भारत की मूल शक्ति क्या है, भारत की इसने मूल शक्ति पूछा है, तो ये देखिए भारत की मूल शक्ति यहाँ आया है। भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधना रूपी बुनियाद है, यानी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है, यानी प्राकृतिक संसाधन हमारे नींव का पत्थर है। भारत को आगे बढ़ाने में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का योगदान है जो धरती के गर्भ में छिपे हुए हैं। बहुत सौ को हमने खोज लिया, बहुत सौ को खोजना बाकी है। भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है, यानी भारत की जो औद्योगिक परिकल्पना की गई है उसका आधार क्या है, तो यहाँ आया देखिए भारत की प्रौद्योगिकी परिकल्पना उसके प्राकृतिक साधन, उसके मानव संसाधन और राष्ट्र की मूल सामर्थ्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। तो आप ये उत्तर लिखेंगे। फिर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है। तो यहां देखिए यह आया है कि हमारे पास जीवित साधनों का भी उत्तम आधार है। कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन तो यही है और कच्ची धातुओं का एक गुणवत्ता वाला भंडार भले ही नहीं है, लेकिन वो हमारे पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, यानी ज्यादा मात्रा में वो उपलब्ध है। और समुद्रों के अंदर तेल छिपा हुआ है, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। संसाधन में समधन साधन, ये सम उपसर्ग हो जाएगा। और भारत का जैव विविध्य कैसा है, तो भारत का जैव विविध्य जो है वो यहाँ आया देखिए, भारत का जैव विविध्य बहुत समृद्ध है। कैसा है, बहुत समृद्ध है। और यहाँ प्रचुर धूप है, वैविध्यपूर्ण कृषि योग्य जलवायु है, एक संपूर्ण विश्व है, ध्रुव देश जैसी ठंड है, उष्णकटिबंधीय मंडल की हरियाली है, रेगिस्तानी इलाका है और काफी वर्षा भी यहाँ होती है। तो ये जैव वैविध्य भारत में विद्यमान है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है अपठित काव्यांश का। इसका आपको अध्ययन करना होता है और फिर उत्तर देने होते हैं। तो ये अपठित काव्यांश यहाँ लिख रखा है और यहाँ एक दीपक जो संघर्षों से लड़ रहा है उसका यहाँ वर्णन है कि सूरज से हम भले ही दीपक की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीपक में भी अंधेरा दूर करने का सामर्थ्य होता है। तो वो इसमें भाव व्यक्त हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, सामने कोहरा घना है, पंक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी सामने कोहरा घना है यानी हताशा और निराशा का यहाँ वर्णन किया गया है। हताशा और निराशा सामने है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को हताश और निराश नहीं होना चाहिए, उस हताशा और निराशा से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश में एक जो दीपक है वो दीपक किस प्रकार अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, अंधेरे को दूर कर सकता है, यानी हमारे में जो भी योग्यता है, चाहे कम योग्यता ही है, लेकिन फिर भी हम अपनी उस विशेषता को, उस योग्यता को पहचाने और उसका हम उपयोग करें। यहां कहा देखिए कि मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया तो हूं। चाहे मेरे में कोई विशेष योग्यता नहीं है, लेकिन सामान्य योग्यता तो है और उस सामान्य योग्यता को पहचानना है और दीपक में अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य है।
ऐसे ही हर व्यक्ति में कोई ना कोई सामर्थ्य होता है और उसको पहचानना चाहिए। दीपक और अमावस्या किसके प्रतीक है? दीपक यहाँ मनुष्य का प्रतीक है और अमावस में अंधेरा होता है, ये संघर्षों का प्रतीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये हताशा और निराशा का प्रतीक है। हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अमावस्या। इसका तत्सम शब्द होगा अमावस्या। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक दीपक की जो है, जैसे फूल की अभिलाषा थी ऐसे ही दीप की अभिलाषा है, ये दीप की अभिलाषा इच्छा। और पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पूर्णिमा का अपोजिट होगा अमावस्या। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से कैसे भिन्न है? तो साहित्यिक लेखन में देखिए कल्पना मिश्रण कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारीय लेखन में कल्पना का मिश्रण नहीं हो सकता है। और पत्रकारीय लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, लेकिन जो साहित्यिक लेखन होता है उसमें ये उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। क्लाइमैक्स सबसे पहले आ जाता है। इसमें तथ्य होते हैं, जो आपके पत्रकारीय लेखन होते हैं उसमें तथ्य होते हैं, जबकि साहित्यिक लेखन में जो लेखक है वो इसको अपनी कल्पना के द्वारा विस्तृत करता है। आप विशेष लेखन के किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? पहले तो 11वीं और 12वीं में यानी प्लस टू लेवल पर आप अपना वह विषय चुने जिसमें आपकी रुचि है। फिर जो 3 वर्ष कॉलेज के हैं उसमें आप अध्ययन करें, फिर अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें, अच्छे जो जानकार लोग हैं उस विषय के उनके साथ संपर्क में रहें। कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है? बिंब और छंद ये कविता को ग्राह्य बनाते हैं, यानी ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। बिंब जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो आस्वाद्य योग्य बनाती है। कविता का हम रसास्वादन बिंब के माध्यम से ही कर पाते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता का प्रतीकार्थ बताइए। दीप यहाँ पर व्यष्टि व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समष्टि का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। और एक अकेला व्यक्ति ज्यादा कुछ समाज के लिए नहीं कर सकता है, उसको हमें समाज में मिला लेना है ताकि उसके सामर्थ्य का हम उपयोग समाज कल्याण में कर सकें। दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? जो दिशा कविता है, जो बालक पतंग उड़ा रहा है और पतंग की दिशा में ही वो हिमालय को बताता है। इसका मतलब यह है कि हर बालक का सोचने का नजरिया अलग होता है, हर बालक का यथार्थ अलग होता है, ज्यादा वो तथ्यों पर नहीं जाता, उसके मन में जो बात आ रही है वो कर लेता है। बाल मनोविज्ञान का यहाँ सुंदर वर्णन किया है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? उसने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और पुत्र बनकर के आपकी जीवन भर सेवा करूंगा। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? जो सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, वहां पर जो कोयला निकला है या कोयला संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है, बिजली घर जो स्थापित किया जा रहा है, उससे लोग विस्थापित हो गए हैं और वो शहरों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे विस्थापित लोगों को ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन अवाल। फिर देखिए, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। क्या सूरदास की मनस्थिति में बदलाव आया? पहले सूरदास हताश था, निराश था। जब उसे पता चला कि झोंपड़ी जल गई है, रुपए चुरा लिए गए हैं, तो हताश और निराश था। लेकिन जब
उसने ये सुना कि ये तो खेल है और खेल में हार जीत चलती रहती है, तो फिर पुनः वो सकारात्मक उसके विचार हो गए और पुनर्निर्माण में वो विश्वास करने लग गया कि झोंपड़ी बनाई किसने थी, रुपए कमाए किसने थे, मैंने ही तो किए हैं, तो मैं पुनः उनको वापस कमा सकता हूं। बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है? तो दिलशाद गार्डन जो था, दिलशाद गार्डन में जो बतख है, किस प्रकार वो अपने अंडों की देखभाल करती है और कठोर चोंच है उसकी, चोंच कैसी कठोर, फिर भी कितनी सतर्कता से वो अंडों को अपने पंखों के नीचे रखती है। ठीक उसी प्रकार एक माँ भी अपनी संतान का खुद कष्ट में रह करके भी उसका भरण पोषण करती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। निराला का साहित्यिक परिचय लिखना। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं निराला, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, ऐसे निराला का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत ही शानदार रचनाएं इन्होंने लिखी है। राम की शक्ति पूजा हो गई। रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखिए। शुक्ल जिनकी प्रसिद्धि का आधार है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो ग्रंथ है, सबसे पहले इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित किया था। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी निबंध भी लिखे हैं, उनका परिचय आपको लिखना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, यासेर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता और सेवा भाव से ओतप्रोत था। तो बिल्कुल था। किस प्रकार उन्होंने मेहमानी की, यानी जो लेखक वहां गया था उस लेखक को फल छील छील करके खिलाए, उसको चाय पिलाई और तौलिया लेकर के वो वहां पर गुसल खाने के वहां खड़े रहे। इसका मतलब वो बिल्कुल सहज व्यक्तित्व के धनी है, सरल स्वभाव के हैं और सेवा भाव है उनमें। असगर वजाहत की शेर लघु कथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। क्योंकि जो सत्ता होती है वो सत्ता तब तक की खामोश होती है जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और आपने अगर प्रमाण मांग लिए तो वो सत्ता आपका विनाश करने पर तुल जाती है। शेर भी तब तक ही वो उस मुद्रा में बैठा रहता है, शांत मुद्रा में, जो गौतम बुद्ध की मुद्रा है उसमें तब तक ही बैठा रहता है जब तक सब जानवर उसके मुंह में जा रहे हैं, अपने आप उसका शिकार बन रहे हैं। जैसे ही कोई प्रश्न पूछता है तो वो उसका विनाश करने पर तुल जाते हैं। बनारस कविता के आधार पर बनारस शहर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? किस प्रकार सांस्कृतिक और यहाँ के लोगों की विशेषताएं हैं? प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक जो मनोरम वातावरण है उसका वर्णन किया है। सूर्योदय का वर्णन किया है। बिस्कोर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। पाठ के संदर्भ में इसको बताना है। कितने उसने फूलों का वर्णन किया है, सांपों का वर्णन किया है, बरसात का वर्णन किया है, गर्मी सर्दी सबका वर्णन किया है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? क्योंकि पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के कारण अब जो मालवा पहले संपन्न मालवा था वो अब संपन्न मालवा नहीं रहा, वो विपन्न मालवा हो गया है। बरसात वहां पर इतनी होती नहीं है, इसलिए जो नदियां पहले बरसात का पानी ले जाती थी अब वो खाली पड़ी है और शहरों का जो गंदा पानी है वो उन नदियों में बह रहा है। निबंधात्मक प्रश्न देखिए कि लागेउ मां परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो जापे, ऐली ऐली अधिको ये कांपे। ये आपके जो पद्मावत का अंश है, पद्मावत का अंश, जायसी की जो पद्मावत है उसका अंश है। और नागमती के वियोग का यहाँ वर्णन किया गया है। अथवा में देखिए पुलक की शरीर सभा भय ठाडे, ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और भरत राम का प्रेम, भरत राम का प्रेम, इससे लिया गया जो रामचरितमानस का अंश है।
रामचरितमानस का यह अंश है, इससे लिया गया है। और इसमें जो भरत है, भरत के मन के उद्गार और राम के प्रति उसके विचार, जो उनके ऊपर, उनकी मां के ऊपर जो वनवास का दोषारोपण लगाया, उसके बारे में वो चित्रकूट की सभा में अपने विचार रख रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या करनी है। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, बिल्कुल दूसरा देवदास, जो दूसरा देवदास कहानी है ममता कालिया की, इस दूसरा देवदास कहानी में जो प्रेम का प्रथम अंकुरण पारो और संभव के मन में होता है, पहले जिस स्थान पर पहली बार वो मिले वहां का यहां वर्णन है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, बिल्कुल बालक बच गया, जो लघु निबंध है, बालक बच गया। शिक्षा ग्रहण की सही उम्र होनी चाहिए, शिक्षा को बच्चों पर लादना नहीं चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये जो लघु निबंध है उसमें से ये लिया गया है। और फिर आपको 400 शब्दों में कोई निबंध लिखना है। मेरा प्रिय कवि, कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, योग और छात्र जीवन, राजस्थान भाषा और साहित्य। जो भी मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं उनका अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी उसका फायदा मिल सके, उस परीक्षा पैटर्न को पहचान सके।